अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी। खैर एहसान हेयर। आज हम इस वीडियो में अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे कि फ़ाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन करता है, ठीक है, और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और इन सोल ट्रेडर बिजनेस एंड पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, इसमें हम ये पढ़ेंगे और देन इंशाल्लाह इस वीडियो में हम अपना GAAP, IFRS का सारी डिटेल पढ़ेंगे कि हम अकाउंटिंग किसकी बेस पे करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, ठीक है, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम क्यों करते हैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करते हैं। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव हैगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ टू प्रोवाइड financial information about the reporting entity that is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decision about providing resource to the entity। अब हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो इसलिए करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है ताकि हम अपनी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना बिज़नेस की, वो हम दिखा सकें किस किस को, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को और अदर क्रेडिटर्स को, ताकि उनको डिसीजन लेने में आसानी हो कि वो आपको पैसा दें या वो आप में पैसा इन्वेस्ट करें। ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें उन्हें देखने के लिए हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ती, ताकि वो ये सारी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस देखें और देन फिर वो हमें इन्वेस्टमेंट दें या फिर लोन दें। ठीक है, वट एवर। कह रहा है द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी द एंड ऑफ द पीरियड यूजुअली अ ईयर। ये एक साल के ही होते हैं, एंड द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी ओवर दैट पीरियड। ठीक है, ये जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है, जो कि हमारी बैलेंस शीट होती है, ये क्या होती है, ओवर द पीरियड होती है। ठीक है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है हमारी वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि हमारा ओवर दैट पीरियड होता है। और फाइनेंशियल पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या होती है, बैलेंस शीट होती है किसकी, बिजनेस की, एट द एंड, यानी कि साल के आखिर में हमें पता चलता है कि हमारे पे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी देन कितना कैपिटल है। देखें, मैंने इस तरह बताया था कि इस वीडियो में हमें पता था कि हमें क्या पढ़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की किस किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखें, सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप्स, देयर आर नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल। ठीक है, इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करें। इसमें ये भी कह रहे हैं देयर आर मे नो ऑब्लिगेशन टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अदर देन फॉर टैक्स पर्पस और ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, अगर उन्हें लोन लेना है, ठीक है, या फिर टैक्स पर्पस के लिए उन्होंने कोई अथॉरिटी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सोल ट्रेडर्स पे इतना टैक्स लगेगा, तो उस लिहाज से वो अपना बैलेंस शीट बनाते हैं ताकि उन्हें टैक्स उसी बिहार पे करना पड़े। अदरवाइज़ उन्हें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो बनाए, या उन्हें लोन लेना हो बैंक से जब वो जाके वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ इनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि ये प्रिपेयर करें। कह रहा है फॉर विच द ऑनर्स पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए, पार्टनरशिप बिजनेस में और सोल ट्रेडर्स में, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की, ऑनर्स की और उसकी पार्टनर्स की। ठीक है, दे माइट एम्प्लॉय अ पर्सन और पर्सन टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनीज, देखें कंपनीज, जब कंपनीज का नाम आ जाए तो समझ लें लिस्टेड कंपनीज हैं। कह रहा है कंपनी मस्ट, ये इनके ऊपर मस्ट होता है कि ये प्रिपेयर करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर शेयर होल्डर्स। देखें, शेयर होल्डर्स जो हैं वो बिज़नेस में पैसा लगाते हैं, तो उनके ऊपर पूरी अथॉरिटी होती है कि वो ये जाने कि कंपनी ने इस साल कितना प्रॉफिट अर्न किया है, हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, फिलहाल हमारे पास कैपिटल कितना है, ये इनके ऊपर राइट होता है कि ये जाने। ठीक है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि वो ज़रूर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। एंड फॉर फिलिंग देयर
relevant regulatory bodies. It is the responsibility of the director. देखें इन कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं कंपनी में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? वो सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे डायरेक्टर साहब की, जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं, जो बिज़नेस देख रहे होते हैं कि क्या करना है, क्या डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें. ठीक है, तो हम कंपनीज़ की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी बनाने की जिम्मेदारी इनकी है. कह रहा है टू इंश्योर दैट दिस इज़ डन, यूजुअली द वर्क इज़ डेलीगेटेड टू एम्प्लॉयज़. देखिए अब यहाँ पे क्या आ गया, रेगुलेशन आ गई. Regulation for preparing financial statements, sole traders and partnership business. The financial statement are private and do not have a disclosed aspect to the tax authorities and responsibly also to a lending bank. These must be prepared according to the accepted अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ठीक है, एंड प्रैक्टिस बट नीड नॉट कंफर्म टू ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, अगर इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ये टैक्स के फॉर टैक्स पर्पस और फॉर लैंडिंग फ्रॉम बैंक के लिए अगर ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो इनके ऊपर ये रेगुलेशन नहीं होती है कि ये बिल्कुल जो है वो बिल्कुल रिक्वायरमेंट के लिहाज से चलें, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के लिहाज से. ठीक है, अगर ये नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तब भी इनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ये सोल ट्रेडर्स हैं. अगर ये कंपनी होती तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा. लेकिन अब देखें कंपनी में क्या होता है. कह रहा है कंपनी में क्या होगा, कंपनी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड आर यूजुअली सब्जेक्ट टू ऑडिट. ठीक है, ऑडिट के लिए हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कंपनी. किसके लिए बनाती है? प्रिपेयर फॉर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी आर यूजुअली सब्जेक्ट टू ऑडिट. ऑडिट इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एग्जामिनेशन होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, जो कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स आते हैं हु एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन एज टू वेदर दे आर फेयरली प्रेजेंटेड, शो आर ट्रू एंड फेयर. देखें जो कंपनी होती है ना, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मतलब जो ऑडिट करता है. ठीक है, ऑडिट जो करता है वो थर्ड पर्सन करता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो कंपनी का ही बंदा होता है, नहीं, वो बाहर का बंदा आता है और वो अपना एक्सप्रेशन देता है कि कंपनी का ये एक्सप्रेशन है, मतलब कंपनी यहाँ है, और वो अपने लिहाज से ओपिनियन देते हैं कंपनी की इस वक्त किस कंडीशन में है, क्या है क्या नहीं. ठीक है, कह रहे कंपनी लो रिक्वायर्ड that financial statements are filed with the government agencies where they can be accessed and read by any members. ठीक है, of the general public. और फिर हम इसको क्या कहते हैं कि लिस्टेड कंपनीज को हम ये भी कहते हैं कि भाई आप जो हैं आर इवन रिक्वायर्ड, इसको रिक्वायर्ड होता है टू मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट्स. ठीक है, मतलब अब जो कंपनी के जो लॉ है इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फील करी जाती है गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए भी. ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे एक्सेस भी मांगा जाता है और रीड करने के लिए एक्सेस और रीड करने के लिए मेंबर्स जो कहते हैं, जो जनरल पब्लिक होती है, वो ये भी कहती है कि भाई आप हमें भी बताएं ना कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए हमें भी अथॉरिटी चाहिए होती है कि भाई हम भी लर्न करें, देन उसके बाद हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, अपना इन्वेस्टमेंट भी करें. फिर यहाँ पे इसने कहा कि भाई लिस्टेड कंपनी को चाहिए कि वो ना, उसको ये रिक्वायर होता है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो अपनी वेबसाइट पे डालें, ताकि किसी को भी देखना हो ना तो वो ऐसा नहीं हो कि आपकी कंपनी है, वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे जाए और डायरेक्ट सर्च करे और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले. देयर आर द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, लॉ, रूल्स, रेगुलेशन दैट आर यूज टू प्रिपेयर present financial statements are known as generally accepted accounting principle, GAAP. ठीक है, कह रहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि इसमें प्रिंसिपल्स हमें देखने पड़ेंगे, कन्वेंशंस होंगे, लॉज होंगे, रूल्स होंगे एंड रेगुलेशंस होंगे,
जिसको हम यूज़ करेंगे प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए किसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इसको हम किस नाम से जानते हैं, GAAP, जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब GAAP एंड IFRS देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। GAAP अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, IFRS इंशाल्लाह ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल, सॉरी ये नहीं है, IFRS ये रहा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तेरा द मेन सोर्स ऑफ GAAP इन पाकिस्तान, jurisdiction are Companies Laws Act 2017 and International Financial Reporting Standard IFRS. कह रहा है the accountancy professions had developed a large number of regulations and codes of practice that professionally accountants are required to use when prepare financial statements. These regulations are accounting standards. Many countries and companies whose shares are traded on the world stock markets has adopted IFRS issued by the International Accounting Standard Board. ठीक है, देखें अब जैसे कि कुछ कंपनीज होती है जैसे नेस्ले, ठीक है, नेस्ले क्या है, एक कंपनी है, अगर वो अपने शेयर्स बेचती है तो वो शेयर्स जब बेचेगी ना, तो जब आपको वो शेयर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो सिंपल आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि उनको हेड ऑफिस सिर्फ इनका यहाँ पाकिस्तान में नहीं है और भी जगह, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट स्टार्ट पाकिस्तान से, इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने लिए इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो है क्या करेगा, अपना किसके बिहाफ पे अपना वो करेगा, क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा IFRS, जो कि इशूड किया हुआ होगा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। ठीक है, IASB, क्योंकि इनका काम पूरे वर्ल्ड में होता है तो इनको भी अकाउंटिंग जो है वो बहुत एडवांस लेवल से, मुराद ये है कि बहुत तरतीब लेवल से करनी पड़ेगी, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा इन्हें। देन यहाँ पे कह रहा है इन्फॉर्मेशन नीड टू यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखें इन्फॉर्मेशन जिनको ज़रूरत होती है ना, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, वो इन 8 लोगों के लिए बनाते हैं। ठीक है, ताकि इनको हम इन्फॉर्मेशन दे सकें। कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्राफ्टेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी यूजफुल टू मोस्ट यूजर्स बट विल नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई ऑल देयर नीड। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, लेंडर जहाँ से हम लोन लेते हैं, सप्लायर्स जो हमें माल देते हैं, गवर्नमेंट जो है वो क्या नाम है, टैक्स के लिए हमें बोलती है कि आप हमें बताएं, जनरल पब्लिक जो होती है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगती है ताकि वो भी पढ़े और आपकी प्रॉफिट देख के वो आप पे इन्वेस्ट भी करे। आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है, देन आपके कस्टमर्स हो गए और मैनेजर्स हो गए, हम इनके लिए अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, देन हम आ गए डबल एंट्री बुक कीपिंग। अच्छा, डबल एंट्री बुक कीपिंग में ये है इंशाल्लाह, इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आप अपने डबल एंट्रीज को अच्छी करेंगे। ठीक है, बाकी अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो डबल एंट्री के लिहाज से, अगर आप चाहते हैं कि एक और वीडियो बने जिसमें हम पूरी डबल एंट्री करें, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता देगा ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ। कह रहे डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है, कह रहे एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ इफेक्ट एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन होगी या तो वो इफेक्ट करेगी एसेट लायबिलिटी को, या एसेट कैपिटल को, या एसेट और इनकम, या एसेट एक्सपेंस को। ठीक है, या लायबिलिटी और एसेट करेगा, या लायबिलिटी और कैपिटल करेगा। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। ठीक है, मतलब अगर एक पे इफेक्ट आएगा तो जैसे एसेट पे इफेक्ट आया, ठीक है, फॉर सपोज एसेट पे इफेक्ट आया तो हो सकता है लायबिलिटी पे भी इफेक्ट आए। ठीक है, एसेट पे अगर इफेक्ट आया तो हो सकता है लायबिलिटी पे इफेक्ट आए, या कैपिटल पे आए, इनकम पे, या एक्सपेंस, बात हो सकती है। मतलब एक पे इफेक्ट आएगा तो दूसरे पे भी आना समझने के तरीके से लाजमी है, क्योंकि वरना हमें पता नहीं चलेगा, एक का पता है एक का नहीं पता।
कह रहा मस्ट हैव एज ऑफसेटिंग इफेक्ट टू मेंटेन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ताकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन मेंटेन कर सकें। एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड एक्सटेंडेड इन एट लीस्ट 2 प्लेस, एट लीस्ट यानी कम से कम 2 प्लेसेस पे लिखें। द प्रोसेस ऑफ डूइंग दिस कॉल्ड डबल एंट्री बुक कीपिंग, और इसको हम क्या कहते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। कह रहा रूल कह रहा है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ डुअल एक्सपेक्ट्स, डुअल एक्सपेक्ट्स के लिए 2 एक्सपेक्ट्स के लिए विच आर नेम्ड एज डेबिट एंड क्रेडिट, जो कि डेबिट और क्रेडिट के नाम से जाना जाता है। बाय नॉर्मल इन अकाउंटिंग में बाय कन्वेंशन द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट आर शॉर्टेड टू डी आर इट्स नॉट डॉक्टर, ठीक है, इट्स डेबिट इन अकाउंटिंग, सी आर क्रेडिट respectively. Total debit entries should be equal to the total of credit, यानी कि जितना भी डेबिट आपका होगा वो इक्वल आपके क्रेडिट से होना चाहिए, अदरवाइज आपकी डबल एंट्री सही नहीं है। दिस मेंटेन्स द अकाउंटिंग इक्वेशन। एग्जाम्पल्स में आके हम क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जब तक आप ये एग्जांपल्स थोड़ी सी आप खुद पढ़ें वीडियो को पॉज करके। ठीक है, देन हमने पढ़ लिया वो, तो स्टार्ट करते हैं। क्या आइडेंटिफाई अकाउंट्स टू बी द डेबिटेड एंड क्रेडिटेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखें हमने यहाँ पे क्या करा, अबाउट मोटर व्हीकल। देखें हमारे पास जो मोटर व्हीकल है वो हमने ख़रीदी है, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब मैंने एक चीज़ ख़रीदी है जो कि एसिड है, मोटर व्हीकल मेरा एसिड है, तो एक चीज़ तो मुझे पता चली है कि मेरा एसिड डेबिट हो रहा है फॉर कैश, मतलब कैश से ख़रीदी, और कैश भी मेरा एसिड है, ठीक है। अब कैश एसिड है और मोटर व्हीकल भी एसिड है, यहाँ पे मेरे साथ एंट्री बननी है, डेबिट होगा मोटर व्हीकल, क्रेडिट होगा कैश, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दोनों एसिड है तो इफेक्ट क्या होगा ये देखिएगा। अभी यहाँ पे मोटर व्हीकल मैंने यहाँ पे क्या करी, डेबिट करी, क्यों, क्योंकि मोटर व्हीकल मैंने खरीदी जिसकी वजह से वो मेरे पास आई है। और एसिड मैंने जब भी बताया था, आपको बताया था कि एसिड जब भी इंक्रीज़ होगा वो डेबिट में जाएगा, एसिड जब भी इंक्रीज़ होगा वो डेबिट में जाएगा, जब भी डिक्रीज़ होगा क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो एसिड एक एंट्री पढ़ी, यहाँ पे हमारे पास एक एसिड तो इंक्रीज़ हुआ है, साथ साथ कैश जा रहा है, कैश से ख़रीदा है, तो इट्स मीन कैश हमारे पास से गया। तो एक एंट्री मतलब एक जगह पे एसिड आया, एक जगह पे एसिड गया, तो जब एसिड आया तो डेबिट कर, अब ये कैश जब एसिड मेरा जाएगा तो मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। देन मेरे पास एक आया, कह रहा है पेड क्रेडिटर नवाब शाह ट्रेडर्स बाय कैश। देखें अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल गई, क्रेडिटर्स मेरा होता है अकाउंट्स पेबल, ठीक है, यानी कि जैसे मैंने उधार में माल लिया होता है उसको मुझे पेमेंट करनी होती है। अब मैंने यहाँ पे देखा कि यार मैंने इससे पहले कभी माल ख़रीदा होगा उधार पे, ठीक है। तो जब मैंने इसमें माल उधार पे ख़रीदा था तो उस टाइम पे मैंने एंट्री बनाई थी अपनी परचेजेस डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अकाउंट्स पेबल क्रेडिट जब मैंने माल ख़रीदा था उधार पे, लेकिन अब यहाँ पे पेमेंट की बात आ गई कि हमने पेमेंट करी क्रेडिटर को, तो अब एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी अकाउंट्स पेबल डेबिट नवाब शाह ट्रेडर्स का और कैश क्रेडिट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि जब लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी जब भी कम होती है डेबिट में आती है, ठीक है, और कैश जब भी कम होता है क्रेडिट पे जाता है, सिंपल है। आपने इफेक्ट्स याद रखने कि एसिड जब भी इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट्स पेबल है, मतलब लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट, डिक्रीज होगी डेबिट, तो यहाँ पे लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई तो डेबिट में आ गई। तीसरी क्या है, रीपेड बैंक लोन बाय चेक। हमने रीपेड किया है लोन बाय चेक, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें, एक बैंक दूसरा भी बैंक, ठीक है। हमने लोन करा है रीपेड बैंक को बाय चेक के ज़रिए, ठीक है। मतलब एक जगह तो मेरा एसेट कम हो रहा है, दूसरी जगह मेरी लायबिलिटी भी कम हो रही है, वही सिंपल बैंक लोन डेबिट, और बैंक मेरा एसेट है क्योंकि बैंक में जो पैसा रखा बैंक बिजनेस का ही ना, वो एसेट है तो वो कम हुआ क्रेडिट,
और देन मेरी लायबिलिटी भी कम हुई, वो डेबिट हो गई। देन तीसरी एंट्री क्या है, सोल्ड मोटर व्हीकल फॉर कैश। अब यहाँ पे सेल्स की बात आ गई, क्या मैंने यहाँ पे सेल करा मोटर व्हीकल को, ठीक है, फॉर कैश, कैश के लिए, तो मैंने डेबिट कर दिया कैश, क्योंकि जब मैंने बेचा तो मेरे पास क्या आया, कैश आएगा, जाहिर सी बात है, कैश एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट। और मोटर व्हीकल यहाँ पे मैंने जब उसको सेल करा तो मेरे पास से एसेट कम हुआ, तो ये जब कम हुआ तो ये हो गया मेरा क्रेडिट, ठीक है। पांचवी क्या है, पेड ऑफिस रेंट बाय चेक, हमने चेक के जरिए पेमेंट करी है ऑफिस रेंट की, तो एंट्री क्या बनेगी, ऑफिस रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। देखें यहाँ पे क्या है, रेंट एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस का मेरा डेबिट, क्यों, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, एक्सपेंस जब भी बढ़ते हैं डेबिट आता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो डेबिट। और बैंक क्रेडिट, बैंक क्रेडिट क्यों, क्योंकि भाई हमने जो पेमेंट करी है वो बैंक के जरिए करी, तो इट्स मीन कि मेरा बैंक क्रेडिट होगा और एक्सपेंस डेबिट होगा, ठीक है। तो क्या रहा है, अ डेटर मुल्तान ट्रेडर्स पेयर्स बाय चेक, हमने कभी उसको माल उधार में बेचा होगा तो उसने अब हमें वापसी पैसे दिए हैं, तो जब वो हमें पेमेंट वापसी देगा, ठीक है, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और कैश डेबिट। देखिए यहाँ मैंने कैश डेबिट करा क्योंकि उसने मुझे जब पेमेंट करी तो मैं बोलूँगा भाई कैश तो आया, कैश डेबिट। अब मैंने इससे अकाउंट रिसीवेबल करना था लेकिन अब हो गया, तो जब करना था तो डेबिट कर रहा था, अब हो गया है तो क्रेडिट कर दूंगा, एसेट होता है ये भी मेरा, एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा डिक्रीज हुआ, मुल्तान ट्रेडर्स का, इसको मैंने कर दिया क्रेडिट और ये डेबिट हो गया मेरा। देन कह रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ बाय कैश, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करा है कैश, अब कैसे भी पे किया है भाई हमारे पास से एक्सपेंस, तो मेरे पास पता चल गया एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस डेबिट, किसके जरिए करा है, कैश के जरिए, तो कैश क्रेडिट, सिंपल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये देखें एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। देन उसने क्या किया, प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर कौन होता है, प्रोप्राइटर हमारा होता है ऑनर, ठीक है। उसने क्या किया, फर्दर अमाउंट दिया है बिजनेस को बाय चेक, चेक के जरिए, तो यहाँ पे दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक कैपिटल इंक्रीज होगा और एक बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा। देखें बैंक डेबिट क्योंकि उसने पेमेंट कहाँ गई, बैंक में की है भाई, बैंक के बिजनेस के बैंक अकाउंट में, और कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट क्यों किया, कि कैपिटल सिर्फ स्टार्ट में ही डेबिट क्रेडिट होना था, मतलब सिर्फ कैपिटल जरूरी थोड़ी कि स्टार्ट में लेगा, हो सकता है ऑनर जो है वो बीच में ही पैसा लगाएं क्योंकि उन्हें देख रहा हो हाँ भाई प्रॉफिट होगा, उन्होंने और पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, या वो देख रहे हैं कि यार थोड़ा लॉस हो रहा है, उन्होंने पेमेंट होल्ड कर दी ताकि वो लॉस मेंटेन कर लें, थोड़ा सा कम करें। देन उसके बाद तीसरे अ लोन इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम साहिवाल बैंक। देखिए अब आपने यहाँ पे दो चीज़ें करी हैं, क्या, एक तो आपने कैश लिया है, दूसरा आपने अपनी लायबिलिटी भी इंक्रीज करी है, तो यहाँ पे एक जगह तो आपने कैश रिसीव्ड किया है ना लोन के जरिए, तो कैश डेबिट करेंगे उस वक्त तो, लेकिन क्रेडिट करेंगे किसको, लोन को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो दो चीज़ें इंक्रीज हुई हैं, क्या इंक्रीज हुआ है, देखें यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक तो लोन लेने की वजह से मेरा कैश इंक्रीज हुआ, ठीक है, मेरा ये कैश जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है, दूसरा फ्रॉम साहिवाल बैंक से लिया है, इट्स मीन मेरे यहाँ पे लायबिलिटी भी इंक्रीज की थी, तो दो चीज़ें एक साइड इंक्रीज हो रही हैं, तो कैश डेबिट और साहिवाल बैंक लोन, ये मेरा होगा क्रेडिट, ये मेरा होगा क्रेडिट CR। देन लास्ट एंट्री क्या है, पेड आ क्रेडिटर पेशावर एंटरप्राइज बाय कैश, हमने उसको कैश के जरिए पेमेंट करी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ क्या हुआ, अकाउंट्स पेबल कम हुआ, वो डेबिट हो गया, लायबिलिटी थी कम हुई डेबिट, और कैश हमारे पास एसेट था, एसेट जब भी इंक्रीज होता है डेबिट कम हुआ यहाँ पे, तो एसेट हो गया हमारा डिक्रीज, ये हो गया हमारा क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो का एंड होता है और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 भी एंड होता है। अगर आप लोगों को डबल एंट्रीज की और लेक्चर्स वगैरह चाहिए हों तो प्लीज़ काइंडली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं डबल एंट्रीज की और लेक्चर्स अपलोड करूं और साथ साथ आपको भी फ़ायदा हो। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मैं अपडेट्स
अब आई अकाउंटिंग के लिए तो वो आपको तक पहुँचे। ठीक है, जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।